दोस्तों 20 जुलाई साल 1969 के दिन अमेरिकन एस्ट्रोनॉट नील आर्मस्ट्रांग ने पहली बार चांद की धरती पर कदम रखा। हमारा चांद धरती की एकमात्र नेचुरल सैटेलाइट है और यूनिवर्स में धरती के सबसे करीब वाला ऑब्जेक्ट भी है। ये ऐसी जगह है जिसे हम इंसानों ने काफ़ी हद तक एक्सप्लोर कर लिया है और हर साल 1 या 2 देश चांद पर सैटेलाइट भेजते ही रहते हैं और हम हर रात इसे आसमान में चमकता हुआ साफ साफ भी देख सकते हैं। इन सभी कारणों से आप यह सोच रहे होंगे कि हम तो चांद के बारे में सब कुछ जानते हैं, चांद में ऐसी कौन सी इंटरेस्टिंग बात बची है जो हमें नहीं पता। दोस्तों, हमारी धरती और चांद ग्रेविटेशनल लॉक्ड है, जिसके कारण धरती पर रहने वाले इंसान हमेशा इसकी एक ही साइड को देख पाते हैं। चंद्रमा की दूसरी साइड को दी डार्क साइड ऑफ मून भी बोलते हैं। यह वह भाग है जिसके बारे में आज हम इंसान ज़्यादा कुछ नहीं जानते। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे चांद के दूसरे हिस्से के बारे में, तो बने रहे वीडियो में अंत तक हमारे साथ। दोस्तों, ग्रेविटेशनल लॉक्ड का नाम सुनकर आपके मन में ये सवाल तो जरूर आया होगा कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण धरती और चांद ग्रेविटेशनल लॉक्ड हो गए थे। इसका जवाब मून की मूवमेंट में ही छुपा है। दोस्तों, हमारा मून धरती के चारों ओर रिवॉल्व कर रहा है और अपनी एक्सिस पर रोटेट भी कर रहा है। मतलब यहाँ 2 प्रकार की मूवमेंट हो रही है। जब किसी ऑब्जेक्ट का रोटेशनल पीरियड और अपने पार्टनर के अराउंड ऑर्बिटल पीरियड सेम हो जाता है तो वो उसके साथ ग्रेविटेशनल लॉक्ड हो जाता है। इसी फिनोमेना को टाइडल लॉकिंग भी कहते हैं, जिसमें टाइडली बाउंड बॉडी का एक फेस हमेशा अपने पार्टनर की तरफ होता है। अब साल 1959 को सोवियत यूनियन के लूना 3 स्पेस प्रोब ने पहली बार चांद की फार साइड की फोटोग्राफ ली थी। इससे पहले हजारों सालों से हम मून की सिर्फ एक ही साइड को देख पा रहे थे और वही हमारे लिए पूरा का पूरा चांद हुआ करता था। ये मिशन काफ़ी मुश्किल रहा क्योंकि इसके पहले के 2 मिशन लगभग फेल हो चुके थे, लेकिन इसके बावजूद भी लूना 3 स्पेसक्राफ्ट ने अपना मिशन पूरा करते हुए चंद्रमा के डार्क साइड की करीब 21 तस्वीरों को पृथ्वी पर भेजा, जिसको मिलाकर वैज्ञानिकों ने एक फुल इमेज तैयार की। इसकी फार साइड और नियर साइड में बहुत बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। मतलब कि एक साइड एस्टेरॉयड इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिला और दूसरी साइड बहुत कम, जिससे वैज्ञानिकों को यह पता लगा कि चंद्रमा की फार साइड पर काफ़ी बड़े क्रेटर्स मौजूद है, जिसमें से एक 2500 किलोमीटर चौड़ा क्रेटर देखने को मिला, जो हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े क्रेटर में से एक है। यह चंद्रमा के साउथ हेमिस्फीयर में मौजूद है, जिसे वैज्ञानिकों ने साउथ पोल एटिकन बेसिन नाम दिया। पर मून की फार साइड, जिसे हम डार्क साइड भी कहते हैं, वो रियलिटी में नियर साइड के कंपैरिजन में ज़्यादा चमकदार नजर आती है। यह सब चीज़ें सवाल उठाती है कि चंद्रमा की दूसरी साइड और क्या है, क्योंकि अभी तक की गई हमारी सारी रिसर्च बताती है कि चंद्रमा की दूसरी साइड काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है। साल 2019 में भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो द्वारा भी चंद्रमा के डार्क साइड पर विक्रम रोवर को उतारने की कोशिश की गई, लेकिन वह भी चंद्रमा की डार्क साइड पर जाकर क्रैश हो गया और उसका कनेक्शन भारतीय स्पेस एजेंसी से टूट गया। लेकिन यहाँ पर परेशानी यह है कि हम इसके बारे में अभी ज़्यादा कुछ नहीं जान सकते, क्योंकि इतनी दूरी से इस पर रिसर्च करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। हमारी जो सैटेलाइट चंद्रमा के चारों ओर घूम रही है, उससे यहाँ के ऑब्जेक्ट के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं लगाया जा सकता। और अगर हम इसके बारे में जानना चाहते हैं तो वैज्ञानिकों को वहाँ जाकर पता लगाना होगा। आज 50 साल बाद भी चंद्रमा की डार्क साइड पर कोई भी इंसान नहीं पहुँचा। बहुत समय से नासा और दुनिया भर के कई स्पेस एजेंसी चंद्रमा के डार्क साइड पर जाकर इसकी मिट्टी का सैंपल पृथ्वी तक लाना चाहती है। इसके लिए नासा आर्टेमिस मिशन की तैयारी में लगा है। वैसे अभी तक हम ये नहीं जानते कि चंद्रमा के डार्क साइड पर साउथ पोल एटिकन बेसिन के नीचे क्या छुपा है। इसके लिए भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो 2023 में चंद्रमा के डार्क साइड पर चंद्रयान 3 मिशन करने जा रहा है। अब चंद्रमा पर इंसान इतनी रिसर्च कर क्यों रहा है? चंद्रमा पृथ्वी पर जीवन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहा है। वैज्ञानिकों की माने तो चंद्रमा ही था जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाया। चंद्रमा से पहले पृथ्वी काफ़ी अनस्टेबल तरीके से रोटेशन करती थी और उसका सूर्य के चारों ओर भी रोटेशन स्टेबल नहीं था। लेकिन एक मंगल ग्रह के आकार के जितने एस्टेरॉयड की टक्कर से पृथ्वी का कुछ हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में चला गया और उसने टाइम के साथ पृथ्वी को ऑर्बिट करना शुरू कर दिया। इस दौरान कुछ लाखों साल तक पृथ्वी के पास भी शनि ग्रह की तरह रिंग्स मौजूद थे, लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक नहीं रह पाए और इन सभी ने ग्रेविटी के कारण एक साथ मिलकर एक गोल सेलेस्टियल बॉडी का रूप ले लिया, जिसे आज हम चंद्रमा के रूप में जानते हैं। जिसके बाद चंद्रमा के चलते पृथ्वी स्टेबल फॉर्म में आई और यहाँ एटमॉस्फेयर का जन्म हुआ और जीवन की शुरुआत हुई। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।